Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Way of Learning. So in today's video we will be giving a quick recap of the whole chapter of fundamental unit of life. So let's begin in the video. So the very first thing about this chapter we have discussed that cell was discovered by Robert Hooke on experimenting the core which is obtained from the bark of plant, right? After that the cell theory came into existence which was given by Skeldon and Swan, and according to them the cell theory was that each tissue is made up of cell of all living organisms, right? In every living organism the cell is the smallest part through which every organ or tissues are formed, right? After that the second hypothesis was new cells arises from the pre-existing cells. ओके, सेल थ्योरी के बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उससे पहले क्या बात की थी कि वो सारे कंपोनेंट्स जो कि कॉमनली हर टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं, तो वो कौन से कंपोनेंट थे। सबसे पहला साइटोप्लाज्म था, फिर न्यूक्लियस था, सेल मेम्ब्रेन था और सेल वॉल था। तो हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, राइट। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल हमें पता है हमारा डीएनए होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, राइट। और न्यूक्लियस जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है तो उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है मतलब न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट था वो था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो होता है वो लिपिड्स से बना हुआ होता है, एक बाई लेयर होती है लिपिड्स की, राइट। और क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हमने पढ़ा था क्या, कि ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स सेलेक्टिवली, सब कुछ अलाउ नहीं करता है, केवल कुछ कुछ मटेरियल्स को ही ट्रांसपोर्ट करने में अलाउ करता है। और किस मेथड से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो मेथड से हमारे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, गैशियस मटेरियल जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में होता है, और डिफ्यूजन मेनली गैशियस मॉलिक्यूल का होता है, राइट। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हमने पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब वो खाली सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करता है, सॉल्यूट के फ्लो को नहीं, ठीक है। हमने ऑस्मोसिस में भी हमने पढ़ा था कि तीन कंडीशन होती है, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, और एक होता है हाइपरटोनिक बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन, राइट। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है आउटसाइड द सेल, एज्यूम अगर ये कोई सेल है तो इस सेल के बाहर जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, तो मूवमेंट कहाँ से होगी, बाहर से अंदर, क्योंकि ये डिफ्यूजन होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा और सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, राइट। तो ये केस किस में होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ओके। फिर दूसरा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, आइसो से मतलब होता है इक्वल, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगी आउटसाइड द सेल, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की और जो यहाँ कंसंट्रेशन होगी दोनों ही इक्वल कंसंट्रेशन होती है, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो दोनों साइड से इक्वल होगा, इसलिए जो सेल की साइज़ होती है वो सेम रहती है, राइट। सेल की साइज़ इसमें क्या होती है, वो सेम रहती है, ना स्वेल करती है ना श्रिंक करती है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आता है जिसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर होता है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाता है बाहर के कंपैरिजन में, तो वाटर क्या करता है, अंदर से बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से सेल होता है वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है, राइट। ये तीनों कंडीशन होगी। अब जो चौथा कंपोनेंट था उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो कि मेनली प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, राइट। अब सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का। ये क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को,
राइट, और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये फंक्शन हो गया हमारे सेल वॉल का। ओके, अब ये जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बाद भी हमने पढ़ा था कि जो कुछ टाइप के डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसके वेरियस फंक्शंस होते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स थे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये हमने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको RER बोल रहा है, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको SER बोलते हैं। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कोई राइबोसोम तो अटैच होता नहीं है, तो ये क्या करता है, लिपिड्स और फैट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या हुआ, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में और लिपिड और प्रोटीन फैट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करना। और एक और फंक्शन होता है जो कि होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करना, राइट। ये फंक्शंस हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अब दूसरा ऑर्गेनल है जो कि हम लोग गोल्जी बॉडी होता है, ये क्या होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास ही पाया जाता है और ये स्टोरेज, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, राइट। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि वो लाइसोजाइम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया हमारे गोल्जी बॉडी का। अब आता है तीसरा सेल ऑर्गेनल जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो एटीपी यानी एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है, वहीं पे प्रोड्यूस होती है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास इसका खुद का DNA और प्रोटीन पाया जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा चौथा सेल ऑर्गेनल जिसका नाम होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हुआ या कोई फूड पार्टिकल हुआ, सबको डाइजेस्ट कहाँ होता है, वो लाइसोसोम्स में होता है, ठीक है। इसी को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अगर सेल में कोई डैमेज हुआ, राइट, तो क्या करेंगे, जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर बर्स्ट कर जाते हैं। बर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी उसके एंजाइम्स हैं वो सेल में आ जाएंगे और सेल को ही वो खा जाएंगे, इसलिए उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी कहाँ पाया जाता है, खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, क्यों? हमने पढ़ा था क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसी वजह से ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, क्यों? जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसका एक एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, जो होता है, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल्स थे वो क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, ये दोनों में पाए जाते हैं लेकिन इनकी साइज़ दोनों में डिफरेंट होती है। जो एनिमल सेल होता है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है केवल, और जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल का शेप जो होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें रिजर्वॉयर्स, जो फूड रिजर्वॉयर्स जो होते हैं वो वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, राइट। तो ये हो गए सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। और जो लास्ट टॉपिक बचा था इस चैप्टर का वो क्या था, सेल डिविजन। सेल डिविजन क्यों होता है, ताकि नए सेल्स फॉर्म कर पाए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन और एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन। हमने पढ़ा था इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में क्या होता है, जो माइटोसिस होता है वो मेनली सारे सेल्स में होता है ताकि सेल का ग्रोथ हो पाए, राइट। और मियोसिस जो होता है मेनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से हैं हमारे, दो ही हैं, एक है हमारा ओवा, राइट, और एक है हमारा स्पर्म, ठीक। तो ओवा और स्पर्म के जो ओवा और स्पर्म में जो रिप्रोडक्शन जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो मदर सेल्स यानी जो मेन सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करें ताकि आगे की ऑफस्प्रिंग की सेल्स बन पाए, उसको हम लोग मदर सेल्स बोलते हैं। तो जो मदर सेल्स होती है माइटोसिस में क्या होता है, वो डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स बनाती हैं, ठीक है।
और मियोसिस में क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 4 डॉटर न्यूक्लिया या डॉटर सेल्स बन जाती हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस का। एक लास्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सेल्स बनेंगी, यानी जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में भी कि ये अगर मदर सेल है तो मदर सेल से जो डॉटर न्यूक्लियाई, आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, ये दोनों, इन सब के क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, सेम होते हैं। और इसमें जो हमारा 4 बनता है, ये जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, इन सब के क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द मदर सेल्स। तो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था, एक क्विक रिकैप था विद अ good notes. So I hope it is a helpful video, and अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, so please like, share and subscribe to my channel. And one more thing, if you have any other questions related to this chapter, please comment down below and I will give you the answer there only. So yeah, keep supporting, keep loving, and thank you.